Hello friends, welcome to our Exam Bee YouTube channel. I am सुशील रगड़े, एक्स मैनेजर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और आज का ये वीडियो है, हमने स्पेसिफिकली जो नाबार्ड ग्रेड ए का अभी जो एग्ज़ाम चल रहा है प्रोसेस, उसका प्रीलिम्स हो गया, मेंस का भी रिजल्ट आया नहीं है। तब तक हम क्या कर लेते हैं कि पिछले साल का जो मेंस एग्ज़ाम हुआ था उसका हम एक थोड़ा सा कट ऑफ एनालिसिस कर लेते हैं। और आपको पता है इस बार थोड़े से चेंजेस हुए हैं, वो क्या चेंज हुए हैं और उसकी वजह से मेंस के कट ऑफ में कुछ फ़र्क पड़ सकता है नहीं पड़ सकता, ये हम आगे के वीडियो में देखेंगे। तो यहाँ पर आप यहाँ देख सकते हो, ये एक जर्नलिस्ट पोस्ट का कट ऑफ है, ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का है और ये फाइनेंस का है। तो आपका जो स्ट्रीम है आप वो देख सकते हो। तो अभी ये कट ऑफ जो था, ये कट ऑफ ऐसा कट ऑफ है कि इसके बेसिस पे आपको इंटरव्यू को बुलाया जाएगा। तो ये जो कट ऑफ है आउट ऑफ 200 126 कट ऑफ है। और ये कट ऑफ में क्या फ्लॉ था मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये लास्ट ईयर क्या था। आपको पता है कि सारा जो एग्ज़ाम हुआ था वो एक पेपर जो है इंग्लिश का वो तो डिस्क्रिप्टिव रहता है, इस साल भी वो डिस्क्रिप्टिव ही रहेगा। लेकिन जो दूसरा जो पेपर है आपका, जैसे जनरल स्ट्रीम का जो पेपर होगा, उसमें लास्ट ईयर सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे। अभी इस बार क्या होने वाला है कि 50% क्वेश्चन यानी कि 50% मार्क जो है वो ऑब्जेक्टिव बेसिस पे मिलेगा आपको और 50% जो है डिस्क्रिप्टिव बेसिस पे मिलेंगे। तो सिमिलर टाइप का पैटर्न आईटी के लिए भी होगा एंड जो आपका फाइनेंस है उसके लिए भी होगा। तो अभी आप ये याद रखिए कि लास्ट ईयर फेज़ 2 का जो कट ऑफ था 126 था, यानी कि जो स्टूडेंट को 126 के ऊपर मार्क्स थे उनको उन्होंने मेंस के इंटरव्यू के लिए बुलाया था। और यहाँ पर क्या है ना, नाबार्ड में स्पेसिफिकली क्या होता है, हर पेपर के लिए भी वो अलग से कट ऑफ निकालते हैं। यानी कि जैसे जो हमारा पेपर था, एक इंग्लिश का पेपर है, उसमें जनरल कैटेगरी के लिए आउट ऑफ 100 आपका 49 कट ऑफ था, यानी कि इतने मार्क्स आपको मिलने चाहिए हर पेपर में, यानी कि जो इंग्लिश का पेपर है उसमें। और जो जर्नलिस्ट का पेपर था उसके लिए जो कट ऑफ मार्क्स थे पेपर के लिए 46 थे। आप आईटी के लिए भी देख सकते हो एंड फाइनेंस के लिए देख सकते हो। यहाँ पर देखिए इसका इंडिविजुअल कट ऑफ बहुत कम है, लेकिन इसका जो फाइनल कट ऑफ है वो काफ़ी ज़्यादा है, वो आगे के स्लाइड्स में हम देखेंगे। और मैंने जो आपको बताया कि वो जो फ्लॉ था मेंस के कट ऑफ में, वो क्या था मैं आपको अभी एक्सप्लेन करता हूँ। देखो फेज़ 2 का कट ऑफ था 126, ठीक है। और लास्ट ईयर इंटरव्यू को मार्क्स है 25, यानी कि 126 मार्क जिसको है, या किसी को 127 मार्क है, या किसी को 128 मार्क है, इनको उन्होंने इंटरव्यू के लिए बुलाया। अगर ये स्टूडेंट्स को 25 मार्क्स मिलते हैं पूरे के पूरे इंटरव्यू में तो उसको 151 मार्क्स मिल रहे हैं। इसको भी 25 मार्क्स मिलते हैं, इसको भी 25 मार्क्स मिलते, तो इसको 152 हो गए, इसको 153 हो गए। इतने मार्क्स मिलने के बाद भी अगर उसका सिलेक्शन नहीं होता है तो उसको क्यों बुलाया इंटरव्यू के लिए? तो ये मुझे लगा ये बहुत बड़ा फ्लॉ है, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर आप किसी को इंटरव्यू को बुला रहे हैं और उसको पूरे के पूरे मार्क्स मिल रहे हैं और उसके बाद भी अगर उसका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, और मैं आपको वेटिंग लिस्ट के बाद भी बताता हूँ, मतलब वेटिंग लिस्ट में क्या हो गया, कट ऑफ इससे 2 मार्क कम हो गया है, तभी भी ये स्टूडेंट्स का सिलेक्शन नहीं हो पाता, ऐसा तो उन्होंने नहीं करना चाहिए। तो अननेसेसरी वो स्टूडेंट्स को होप लग जाता है कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, या उसका एक्चुअली एनर्जी का वेस्टेज है, ऐसे मुझे लगता है। आपको क्या लगता है आप बता सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया लास्ट ईयर का कट ऑफ। और ये देखिए इसमें क्या है ना, मुझे लगता है कि जो डिस्क्रिप्टिव पैटर्न है, कभी कभी वो जब फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस करते आरबीआई में भी वैसा ही हुआ था, जब मुझे लगा एक्चुअली कि कट ऑफ थोड़ा सा कम जाएगा डिस्क्रिप्टिव की वजह से, लेकिन वो कट ऑफ ज़्यादा गया है। जब कभी भी चेंजेस होता है तो थोड़ा सा जो मार्किंग सिस्टम होता है वो थोड़ा लीनियंट होता है। तो मुझे लगता है कि इस साल का जो कट ऑफ होगा वो इससे थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है, लेकिन ये कट ऑफ के बेसिस पे हमें क्या लेसन्स क्या लेना है वो भी हम आगे देखते हैं। तो अब ये देखिए ये क्या है कि वेटिंग लिस्ट है, वेटिंग लिस्ट में यानी कि ये देखिए 152.75 ये कट ऑफ आया था, यानी कि अगर किसी को 126 मार्क्स है और उसको पूरे के पूरे मार्क्स दिए उन्होंने, उसको 151 मार्क्स मिलेंगे, तभी भी इसको फाइनल सिलेक्शन नहीं होगा, तो फिर उसको बुलाने का कोई पर्पज़ नहीं है, ऐसे मुझे लगता है। और ये जर्नलिस्ट के लिए, सॉरी ये जर्नलिस्ट के लिए 155 था, ये फाइनेंस के लिए था और ये आईटी के लिए था। अगर आप देखेंगे ना, फाइनेंस का जो कट ऑफ है काफ़ी ड्रास्टिकली कम हुआ है, आई थिंक 164 था 152 हुआ है। कुछ लोग आई थिंक ज्वाइन नहीं किए होंगे। तो ये हो गया आपका फाइनल कट ऑफ और वेट लिस्ट के लिए क्या कट ऑफ है। लेकिन इस बार ये सिमिलरली लागू नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि पता है आपको, क्योंकि अभी पैटर्न चेंज हो गया है, ठीक है, और अभी इंटरव्यू के मार्क्स भी बढ़ गए हैं। तो अब ये है आपका चेंज हुआ पैटर्न, ठीक है। क्या चेंज हुआ है? पहला पेपर जो है इंग्लिश का वो वैसे का वैसे है,
लेकिन जो पेपर 2 है, और यहाँ पे देखिए ना, कुछ स्टूडेंट्स को यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन हुआ था और मैंने उसी टाइम बताया था कि उनसे ये गलती हुई होगी, क्योंकि उन्होंने नोटिफिकेशन में लिखा है इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज, इतना ही लिखा है, उन्होंने ARD नहीं लिखा था। लेकिन बाद में उन्होंने वो रेक्टिफाई किया है और उन्होंने बताया कि जो मेंस का एग्जाम होगा, जनरलिस्ट पोस्ट का मैं बात कर रहा हूँ, उसमें ESI प्लस ARD दोनों इंक्लूड होने वाले हैं। और अभी क्या होने वाला है, यहाँ पर आपको 30 क्वेश्चन रहने वाले, यानी कि 20 क्वेश्चन रहेंगे आपके 2 मार्क के, ये हो गए 40 मार्क, और 10 क्वेश्चन रहेंगे आपके 1 मार्क के, ये हो गए 10 मार्क, तो टोटल हो गया आपके 50, यानी कि क्वेश्चन रहेंगे 30 आपके और मार्क्स रहेंगे 50, ये हो गया आपका ऑब्जेक्टिव पैटर्न। और बाकी जो आपका डिस्क्रिप्टिव पैटर्न है उसमें आपको 6 क्वेश्चन मिलेंगे। जैसे मान लो 15 15 15 के 3 क्वेश्चन मिलेंगे, 10 10 10 के 3 क्वेश्चन मिले, इसमें से दो सॉल्व करना है, ये हो गए 30 मार्क्स, इसमें से भी 2 सॉल्व करना है, इसमें 20 मार्क्स, और टोटल हो गए 50। और इन्होंने यहाँ पर कोई वर्ड लिमिट नहीं दी थी, RBI ने भी पहले वर्ड लिमिट नहीं दी थी, लेकिन बाद में उन्होंने बताया था ईमेल थ्रू कि जो 15 मार्क का क्वेश्चन है आपको 600 वर्ड्स लिखने हैं, और जो 10 मार्क का क्वेश्चन है आपको उसमें 400 वर्ड लिखने हैं। लेकिन जो लोग सेलेक्ट हुए RBI में अभी फाइनली, मैंने उनको पूछा, उन्होंने कहा सर ये इंस्टेड ऑफ 600 वी रोट 500 वर्ड्स, और यहाँ पर नियर अबाउट 350 के आसपास उन्होंने वर्ड्स लिखे। तो वर्ड्स इतना इंपॉर्टेंट नहीं, अगर आप सब कुछ पॉइंट्स कवर कर लेते हो तो वर्ड्स मायने नहीं रखेंगे। लेकिन ऐसा मत कीजिए 600 वर्ड्स है तो 300 वर्ड लिखेंगे, 400 के जगह पे 200 लिखेंगे, इतना नहीं, 50 टू 100 का डिफरेंस होगा तो चलेगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको थोड़ी सी राइटिंग की प्रैक्टिस भी होनी चाहिए, इतना फास्ट नहीं, लेकिन एटलीस्ट पूरा आपका जो क्वेश्चन है यहाँ पे आपको कितना लिखना पड़ेगा, 90 मिनट्स में 600 प्लस 600 प्लस 400 प्लस 400, यानी कि ये टोटल हो गए 2000 वर्ड। तो 2000 नहीं, लेकिन कम से कम 1500 तो भी लिखने की प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपके पास कंटेंट रेडी है तो आपको इतना प्रॉब्लम नहीं आएगा, लेकिन आपके पास कंटेंट नहीं है तो वहाँ पर आपको सोचने के लिए टाइम नहीं मिलेगा। तो अभी आप जब भी पढ़ाई करेंगे, कौन से भी टॉपिक का पढ़ाई करेंगे, तो आपको ये सोचना है कि आपको इसके बेसिस पे MCQ भी सॉल्व करना है, और आपको इसके बेसिस पे डिस्क्रिप्टिव का पेपर भी लिखना है। यानी कि यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट हो गया कि आपको अभी थोड़ा सा मगअप करना पड़ेगा। जैसे मान लो कोई गवर्नमेंट की स्कीम है, ठीक है, जैसे कोई इंश्योरेंस रिलेटेड स्कीम है या कोई एग्रीकल्चर का क्वेश्चन है, तो आपको अगर डिस्क्रिप्टिव आंसर लिखना है तो आपको जो पॉइंट्स है वो एटलीस्ट मगअप करने पड़ेंगे, ठीक है। अगर कोई स्कीम आती 10 मार्क के लिए, जैसे मानो रेनबो रिवोल्यूशन है, कोई एग्रीकल्चर की स्कीम है, जैसे इंश्योरेंस रिलेटेड है, क्रॉप्स का इंश्योरेंस वाला कोई एक क्वेश्चन आता है, तो आपको वो सारे के सारे जो पैरामीटर्स है वो याद रहने चाहिए, क्योंकि आपको उसको फिर बाद में एक्सपांड करना है। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था RBI में कि कोई इंस्टीट्यूट्स के नाम दिए थे और आपको शॉर्ट नोट लिखना था, जैसे मान लो RRB, ठीक है, उसके बाद नाबार्ड, उसके बाद आया था NHB, ठीक है, से पकड़ लीजिए सेबी, RBI। तो अगर आपको इसके बारे में पता है, अगर कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता तो आप लिख पाएंगे, लेकिन अगर मैं कहूँगा RRB पे आप 200 वर्ड लिखिए, तो आपको सारा पता होना चाहिए। RRB का कमेटी कौन सा था, कौन से कमेटी के रिकमेंडेशन पे RRB इस्टेब्लिश हुआ था, पहला RRB कब हुआ था, उसके बाद अभी कितने RRB है, उसका ओवरऑल कैपिटल कितना है, उसका डिपॉजिट कितना है, ब्रांचेस कितना है। तो ये चीज़ें आपको थोड़ी सी अभी याद रखनी पड़ेगी, अदरवाइज डिस्क्रिप्टिव लिखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव में क्या होता है, हमारे पास और सामने जैसे मान लो कमेटी का क्वेश्चन है तो हमारे सामने 5-6 कमेटी हो जाएंगी, आप कुछ थोड़ा सा लगा के याद करके टिक मार्क कर सकते हो अंदाजे से, लेकिन यहाँ पर आप वैसा नहीं कर पाओगे। इसलिए जब भी आप कुछ भी पढ़ रहे हो तो थोड़ा सा लिखने का, थोड़ा सा याद रखने का ट्राई कीजिए, ठीक है। और ये डिस्क्रिप्टिव कम से कम 3 पेपर, अभी मैं आगे बताऊंगा कि हमने अभी कोर्स लॉन्च किया, उसमें 5 पेपर है, कम से कम आपको 3 पेपर लिखने हैं, ठीक है। और मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि जैसे मान लो कोई भी क्वेश्चन पेपर आता है तो आप उसको पहले देखिए, क्वेश्चन पेपर को देखिए, उससे रिलेटेड पढ़िए, उसके बाद एक गैप दीजिए। ये मैंने मेथड लास्ट ईयर RBI के स्टूडेंट्स पे यूज़ किया था और वो सक्सेसफुल रहा था। जैसे मान लो आज है फ्राइडे, ठीक है, आपने आज क्वेश्चन पेपर देख लिया, पूरा फ्राइडे मान लो 5-6 घंटे कम से कम ये पूरा पढ़ लो इसके बारे में। जैसे RBI का क्वेश्चन आता है, नाबार्ड आता है, NHB आता है, सेबी, RBI, ये सारा पढ़ लो,
ठीक है, पूरा पढ़ लो, लिख लो, नोट्स लिख लो, मगअप कर लो, और दूसरे दिन सैटरडे के दिन फिर बाद में पेपर लिखो। और जब लिखेंगे तब कुछ भी रेफर मत करो, कुछ देखो मत, जैसे आप एग्जाम में लिखेंगे वैसे लिखो। ये मेथड करेंगे तो ही फायदा होगा, अदरवाइज आप ऑन द स्पॉट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे क्या है, हमें प्रैक्टिस करनी है। और फिर लास्ट ईयर हुआ क्या था, मैंने जितने पेपर लिए थे उसी में से पेपर आया था आरबीआई का ईएसआई का पूरा डिस्क्रिप्टिव का, और उसी में से आरबीआई का फाइनेंस का पेपर आया था। तो इसलिए स्टूडेंट्स को बहुत आसानी हो गई थी, क्योंकि उन्होंने ये मेथड से सारा पहले पढ़ लिया, मगअप कर लिया, शॉर्ट नोट बनाया, रट लिया, फिर बाद में लिखा था। तो एग्जाम में उनको बिल्कुल ही प्रॉब्लम नहीं आया था। तो आपको भी यही मेथड यूज करना है। और इस बार का सबसे इंपॉर्टेंट चेंज है कि उन्होंने इंटरव्यू के जो मार्क्स है वो 50 मार्क्स कर दिए हैं। लास्ट ईयर 25 था, अब हो गया है 50। 100% इंक्रीज हुआ है। आरबीआई में था 50, उन्होंने किया है 75, यानी कि यहाँ पर जो इंक्रीमेंट था 50% का था। और लास्ट ईयर ऐसे था ना, लास्ट ईयर मैंने इतने सारे स्टूडेंट देखे जिनको 23 मार्क थे आउट ऑफ 25, 24 मार्क थे, 25 मार्क्स भी नाबार्ड में मिलते हैं, 25 आउट ऑफ 25, और इतने मिलने के बाद भी वहाँ पे स्टूडेंट का सिलेक्शन नहीं हुआ था। क्यों नहीं हुआ था, मैंने आपको बता दिया था वो पिछले ही में, क्योंकि उन्होंने कट ऑफ ही ऐसा डिसाइड किया था कि अगर आपको 25 में से 25 भी मिलते तो आपका सिलेक्शन नहीं होता। तो इसलिए ये थोड़ा सा इसके सिस्टम में फ्लॉ था। अभी क्या हो, इसका मतलब था लास्ट ईयर कि आपका जो फेज 2 का एग्जाम है, क्योंकि लास्ट ईयर आउट ऑफ 225 इंटरव्यू का वेटेज सिर्फ 25 था, यानी कि 10% से थोड़ा ज़्यादा था। अभी क्या है, अभी इस बार टोटल आपका जो एग्ज़ाम हो रहा है 250 मार्क्स का, एंड इंटरव्यू का वेटेज 50 है, यानी कि अभी 20% वेटेज हो गया है इंटरव्यू का। तो यहाँ पर अभी आपको डिस्क्रिप्टिव में तो ज़्यादा मार्क लाना ही लाना है, लेकिन इंटरव्यू की तैयारी भी अच्छी करनी है। इंटरव्यू की तैयारी मतलब क्या, अगर आप ये फेज 2 का अच्छा तरीके से प्रिपरेशन करेंगे तो इनडायरेक्टली ऑटोमेटिकली आपका इंटरव्यू का तैयारी हो ही जाता है। अभी उसके बारे में इतना मत पढ़िए, लेकिन ये याद रखिए कि आपको अभी दोनों पे फोकस करना है। लास्ट ईयर क्या था, सिर्फ फेज 2 का ज़्यादा वेटेज था, इस बार क्या है फेज 2 प्लस इंटरव्यू, क्योंकि इंटरव्यू का वेटेज लास्ट ईयर नियर अबाउट 10% था, अभी 20% हो गया है। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। और उन्होंने यही बताया कि कितने रेशो में लाएंगे, 1:3 में वो बुलाएंगे। ठीक है, जितनी वैकेंसी है 1:3 रेशो में आपको इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे। अभी ये है, हमने स्पेसिफिक फेज 2 के लिए कोर्स लॉन्च किया। यहाँ पर आपको वीडियो लेसन्स मिलेंगे, स्टडी नोट्स मिलेंगे, प्रैक्टिस टेस्ट है, लाइव सेशन है, इंटरव्यू का गाइडेंस भी मिलेगा, एंड इतने सारे टेस्ट है हमारे पास, 5 टेस्ट है, ईएसआई, ईआरडी, इंग्लिश राइटिंग का। मैं आपको कहता हूँ कि मिनिमम 3 कीजिए, और कौन से वे में करना है, जैसे मैंने बताया उस तरीके से करना है। क्वेश्चन पहले देख लेना है, उसके बारे में पढ़ना है, नोट्स बनाना है, थोड़ा सा रटना है, मगअप करना है, और अगले दिन लिखना है। जैसा एग्जाम का कंडीशन होता है वैसे कंडीशन में वैसा करेंगे आप, तो ही आपको रिजल्ट मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। तो भी यहाँ पर एक फैसिलिटी हमने आपको दी है, जैसे मान लो अगर आपने कोर्स अभी परचेस कर लिया, आज अभी मैंने वीडियो जो अपलोड बनाया था तब था फ्राइडे आफ्टरनून। अगर मान लो आपने कोर्स परचेस कर लिया और आपका रिजल्ट नहीं आता है किसी रीज़न की वजह से, तो आपका ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका पैसा वेस्ट गया। आपको हम पूरा का पूरा जो फीस है वो रिफ़ंड कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पर आप डिस्क्रिप्शन में देख लीजिए, वहाँ पर हमने काफ़ी अच्छी ऑफ़र लाई आपके लिए। हमने 42% का डिस्काउंट यहाँ पर ऑफ़र किया, तो जल्दी से जल्दी आप इसको परचेस कर सकते हो अगर आपको एक सिस्टमेटिक वे में प्रिपरेशन करना है तो आज के लिए इतना ही। कुछ आपके डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक्स एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशंस एंड योर स्टडीज़, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर रिजल्ट।